अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ानुल हक और आज आपकी क्लास में आपके एग्ज़ाम का एक बहुत ही अहम पार्ट यानी टीएमए लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की क्लास में आपके सामने ये जो सैंपल क्वेश्चंस मौजूद हैं इनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि इन्हें हम कैसे सॉल्व करें, कितने अल्फाज में हमें इनके जवाबात लिखने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि ये सवाल आपके ये ज़बानी नहीं होंगे बल्कि किताब से देखकर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो किताब हर एक के पास होनी चाहिए, हर एक को बराह रास्त इन सवालों को किताब में देखकर लिखना है। बस आपको काम इतना करना है कि अगर जवाब वहां आपका 20 से 25 लाइनों में लिखा हो और यहां आपसे मुतालबा ये किया गया हो कि आप 5 से 6 लाइन में इसका जवाब दीजिए, तो शॉर्ट में उसे पढ़ने के बाद आप अपने अल्फाज में उसका जवाब देंगे, ठीक है। और ये गलत नहीं है कि अगर आप कहीं पर किसी किताब की या किसी चैप्टर की इबारत को एज इट इज नकल कर दें, ठीक है, वो गलत नहीं है बिल्कुल। लेकिन बस ये ख्याल रखना है कि जितने अल्फाज में जवाब देना है उससे जायद ना होने पाए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको 6 सवाल बुनियादी सॉल्व करने, ठीक है। तमाम सवालात के जवाब एक जैसे नहीं होंगे, कुछ सवालों के जवाब आपको तफसील से देना है और कुछ के जवाब 6 से 7 लाइन 8 लाइन में ही प्रोवाइड करने हैं। अब उसके लिए आपको काम ये करना होगा कि हर सवाल के आगे ये जो नंबर दिए हुए हैं इन पर ख्याल रखना है, ठीक है। और सवाल लिखते वक्त ये जो हिदायत दी गई है इस पर भी नजर रखना है, कितने अल्फाज में हमें जवाब देना है, ठीक है। तो एक बात इन्होंने ऊपर ये लिखी है कि तमाम सवालात लाजमी हैं, हर सवाल के नंबर उसके सामने दर्ज है। इससे आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी एक सवाल में 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इनमें से किसी भी एक को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बावजूद आप सारे के सारे सवाल सॉल्व करते चले जाएं। यानी करने सवाल आपको 6 हैं, यहां पर आपको 12 सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो 12 आपको नहीं सॉल्व करना है, हर सेक्शन से करना है, लेकिन उनमें से किसी एक ही का जवाब देना है। दूसरी चीज ये है, जो यहां पर नोट नंबर 2 है, इसके बारे में आपको ऑफिस से पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, जहां पर आप अपना नाम, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर और उसके अलावा एआई का नाम और मजमून का नाम लिख सकेंगे। वो यहां पर फॉर्मेट बना हुआ है, आपको मिलेगा, उस पर आप अपनी डिटेल, हर स्टूडेंट अपनी डिटेल लिखेगा और असाइनमेंट पेपर के पहले सफे पर उसे लगाने के साथ सबमिट करेगा, ठीक है। तो ये काम आपका यहां से आसान हो जाएगा। अब हमें फोकस करना है सवालों पे। एक चीज आप पहले जहन में क्लियर कर लीजिए, यहां पर आपको जो सवालनामा दिया गया है और इसमें सबक का जो इशारा है वो नए सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है। और नया सिलेबस जो है अभी आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में भी नहीं मिला है, ठीक। यानी आपको जो मैं क्लासेस ले रहा हूं वो तमाम चीजें पुराने सिलेबस के हिसाब से हैं, बस जो चैप्टर इसमें शामिल है वही चीजें मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपको एक काम ये करना है कि इस सबक नंबर को देख करके ये गलती ना करें कि ये सिर्फ इसी सबक में जवाब मिलेगा इसका, क्योंकि आपके पास जो किताब है उसमें सबक आगे पीछे है। आपको करना क्या है, आपका काम यह है कि इस सवाल को समझें और इसका जो कंटेंट है उस पर गौर करें, फिर ये सोचें कि ये जो सवालात मौजूद हैं ये हमारे किन अस्बाक में मिल सकते हैं। कोई कीवर्ड पकड़िए, ठीक है, उस लफ्ज को पकड़ने के बाद किताब की जो फहरिस्त है सबक की, अस्बाक की, उस पर नजर दौड़ाइए, फिर देखिए किस में मुमकिना तौर पर इसका जवाब मिल सकता है। जिस चैप्टर में मिल सकता हो उस चैप्टर को ओपन करने के बाद आप वहां पर उसका जवाब तलाश करेंगे। अभी तो मैं आपको तमाम सवालों के जवाबात बताता चलूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने तौर पे इसे तलाश करना और पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया, कीवर्ड उसका पकड़ेंगे और उसके बाद में आप वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां
इसका जिक्र किया गया हो। चलिए, सबसे पहला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। कितने में? 40 से 60 अल्फाज। अब ये बात हम आपको बता चुके हैं कि आप अल्फाज वहां गिनेंगे नहीं, तो इसका बेहतर तरीका क्या हो? इसका बेहतर तरीका आप ये समझिए कि एक लाइन में ऑन एन एवरेज आप 10 अल्फाज लिखते हैं अगर, तो मिनिमम आपको 4 से 5 लाइनें और मैक्सिमम आपको 6 से 8 लाइनें लिखनी। ठीक है, 4 से 5 से मिनिमम और 6 से 8 आपको लाइनें मैक्सिमम। ये मैं बड़ी लाइनों की बात कर रहा हूं जिसमें कम से कम 10 अल्फाज आए, एक लाइन अगर आप गिन ले। अगर आप छोटे छोटे जुमले लिखते हैं जिसमें 4 अल्फाज आ रहे हैं, 5 जैसे वो जा रहा है, उसने कहा है, तो ये कितने हो? उसने कहा है, 3 ही लफ्ज है इसमें। तो इतने छोटे अगर आएंगे तो आपको लाइन की तादाद बढ़ा देनी होगी और ये 12 से 15 पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि अल्फाज 40 से 60 से ज्यादा ना हो। पहला सवाल देखते हैं। सवाल है कि आपके खुद मुतालाती मवाद में अहम नफ्सियाती तनाजुर बयान किए गए हैं। यहां पर आप मार्क कीजिए नफ्सियाती तनाजुर। क्या मार्क करेंगे? नफ्सियाती तनाजुर। इन तासुरात के मुताले के बाद किसी एक सूरत का इंतखाब कीजिए। वो एक सूरत कौन सी होगी? जो नफ्सियाती तनाजुर में से बहुत सी सूरतें हैं उनमें से एक, जो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा मौजू हो। फिर अपने इंतखाब को मुनासिब वजूहात से मुज़य्यन कीजिए, यानी आप ये बताइए कि नफ्सियाती तनाजुर कितने हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक को जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे मुंतखब करने के बाद ये बताइए कि हमने इसे क्यों मुंतखब किया। सबक नंबर 1 में इसका जवाब इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखिए सबक नंबर 1 है आपका नफ्सियात और दूसरों की तफहीम। सफा नंबर 1 से ही इसकी शुरुआत। अब दूसरा सबक भी आपका क्या है? माहिरीन नफ्सियात किस तरह मुताला करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी आपकी ये हुई कि नफ्सियात के जो अहम अनासिर हैं वो दोनों में से कहीं भी मिल सकते। तो आप बकिया सबक छोड़ दीजिए, इन्हीं 2 पर आपको फोकस करना है बस। सिंपल से वो लफ्ज आपने पकड़ लिया तो यहां पर कैद कर लिया कि यही 2 में मिल सकती है। अब यहां पर आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी है, जो हेडिंग दी गई है उस पर नजर दौड़ाइए। जैसे पहली हेडिंग है नफ्सियात के मुताले की जरूरत, जाहिर सी बात है इसमें जवाब नहीं। दूसरा है नफ्सियात की माहियत, यह भी आपके सवाल का हिस्सा नहीं है। तीसरा है माहिरीन नफ्सियात के सरोकार क्या हैं। ठीक है, ये भी आपका जवाब इसमें नहीं मिलेगा। फिर आ जाता है मौजू की हैसियत से इल्म नफ्सियात की तरक्की, ये भी आपके सवाल का हिस्सा नहीं है। अहम नफ्सियाती तनाजुरात, देखिए आ गया, यानी आपके पुराने सिलेबस के हिसाब से भी पहले सबक में आपका जवाब पॉइंट नंबर 1.5 में मौजूद है, पेज नंबर 6। अहम नफ्सियाती तनाजुरात। ये मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे आसानी से फाइंड आउट करना है। सपोज दैट आपको सिलेबस ना मिल पाया तो आप एग्जाम की कैसे तैयारी करेंगे, उसका भी यही तरीका है। लाइन टू लाइन आप नहीं पढ़ेंगे, पहले कीवर्ड उठाइए, पकड़िए और उसको हेडिंग से मैच करते हुए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कई तनाजुर इन्होंने बयान किए हैं जो मैंने आपको बताए भी थे। एक है यहां पर हयातियाती तनाजुर, दूसरा है किरदारी तनाजुर, तीसरा है नफ्सियाती हरकाती तनाजुर, फिर है तफहीमी तनाजुर, फिर मंबअ इंसानी तनाजुर और फिर हिंदुस्तानी तनाजुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब आप इसका जवाब ये देंगे कि मैंने नफ्सियाती तनाजुर की 6 किस्में पढ़ रखी हैं। ठीक है, और जो दर्ज झेल है यानी उन 6 किस्मों का आप नाम लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि इन तनाजुर में से मुझे सपोज दैट आप कह सकते हैं नफ्सियाती हरकाती तनाजुर ज्यादा पसंद है, या आप फ्राइड का भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो हिंदुस्तानी अप्रोच भी ले सकते हैं।
ठीक है। अब यहां पर आप जिस भी तनाजुर का इंतखाब करेंगे उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। सपोज दैट हमने लिया कि हिंदुस्तानी तनाजुर हमें पसंद है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी वजह यह है इस तनाजुर को पसंद करने की कि मैं खुद एक हिंदुस्तान का शहरी हूं, ठीक है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान की जो तालीमात हैं, जो पुरानी हिंदुस्तान की तालीमात हैं, उनमें मेरी खास दिलचस्पी है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी चीज ये है कि दीगर तनाजुर के मुकाबले में हिंदुस्तानी तनाजुर मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आपने इन 3-4 पॉइंट्स में से अगर आपने 2 भी डिस्कस कर दिए तो आपकी वजह काफी हो जाएगी। तो आपको क्या बताना है? इनमें से जितने एस्पेक्ट हैं उन एस्पेक्ट को जिक्र करने के बाद जो एस्पेक्ट पसंद कर रहे हैं उसके बारे में 2-3 सबब, और आपका सवाल सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, सवालनामा ओपन कीजिए। तो यहां पर ज्यादा मौजू क्यों है इसके बारे में आपने मुनासिब वजह बयान कर दी, आपका एक सवाल हो गया, ठीक है। अब आप इस सवाल को टच नहीं करेंगे अगर आपने इसे सॉल्व किया है, लेकिन अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया है, आप इसे करना चाहते हैं, तो जिन लोगों की दिलचस्पी इस सब क्वेश्चन में उन्हें भी देख लेते हैं। सवाल है, माहिरीन नफ्सियात मुताल्लिका डेटा को जमा करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सवालनामा, इंटरव्यू, शेड्यूल्स, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, तजलीली जांच, इस तरीके से चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया है, कई तरीके हैं। यहां पर वजाहत मांग रहे हैं कि नफ्सी जांच तजलीली जांच से किस तरह मुख्तलिफ होती है। देखिए सबक नंबर 2। फिर आपको क्या चीजें पकड़नी है? कीवर्ड्स जो है। अब कीवर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर बात की गई है सवालनामा, इंटरव्यू, शेड्यूल, यानी आप नफ्सियात के मुताल्लिक जो डेटा जमा करते हैं उसके लिए जो वसाइल का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए किन चीजों का सहारा लेते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। हम फहरिस्त पर नजर डालते हैं। माहिरीन नफ्सियात किस तरह मुताला करते हैं? देखिए दूसरे सबक में ही इसका जवाब हमें मिलने की उम्मीद है। पेज नंबर 19 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 19 और फिर इसके ज़ैली उन्वानात देखिए। पहला है नफ्सियाती मुताले और तहकीक के नफ्सियाती मुताला और तहकीक के मकासिद, यहां पर वो चीज नहीं मिलेगी। फिर है बुनियादी और इतलाकी तहकीक, फिर है तजुर्बाती तरीका, फिर है गैर तजुर्बाती तरीके, यानी ये सब स्टेप है, ठीक है। इन स्टेप्स को आप नजर में रख रहे हैं। नफ्सियाती आलात, फिर आ जाता है नफ्सियाती मुताले में अखलाकियाती गौर व फिक्र, नफ्सियात में आदाद व शुमार की जरूरत, बुनियादी शुमारियाती तसव्वुरात, ये तरीके की तमाम चीजें आ गई। लेकिन आपका जवाब कहां मिल गया? आपका जवाब मिल गया पेज नंबर 21 पे, बुनियादी और इतलाकी तहकीक, ठीक है। अब आपको इतलाकी ये सबक आपको चूंकि पढ़ाया नहीं गया है, इसे आपको पढ़ के लिखना है, ठीक है। बुनियादी और इतलाकी तहकीक क्या होती है इस पर थोड़ी सी तवज्जो सर्व करनी है, और आपको कितना मुताला करना है? सिर्फ 2 पेज, ठीक है। तो पेज नंबर इसका जवाब आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइए। 21 और 22, ठीक है, सिर्फ 2 सफ़े का जवाब है। और कितने लाइनों में लिखना है? ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लाइनों में इसका जवाब आप लिखेंगे। बुनियादी और इतलाकी तहकीक का आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इन तमाम तनाजुर को बात करें कि कैसे कैसे जो शुरू में उन्होंने डिस्कस किया है, तो ये तमाम चीजें आ जाएंगी। यानी नफ्सियाती मुताले के लिए जो चीजें कारगर होती हैं, कैसे कारगर होती हैं, ठीक है। यहां पर गैर तजुर्बाती तरीके में देखिए मुशाहिदा, मुशाहिदा बातिन, ठीक है, सर्वे, अहवाले मामला, रब्ते तहकीक, ये तमाम चीजें शामिल हैं। फिर नफ्सियाती आलात में देखिए सवालनामे, इंटरव्यू, पैमाइशी नफ्सियाती टेस्ट जिसकी बात की गई है आपके क्वेश्चन में, वो तमाम चीजें यहां पर मज़कूर है।
तो सिरे से आपका जवाब जो है सबक नंबर 2 में मौजूद है। सबक नंबर 2 का मुताला अगर आप बिल्कुलिया ना करना चाहें तो जो मैंने पेज नंबर बताया उसका मुताला कीजिए और आप जवाब आसानी से पा जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम दूसरे सवाल पर। सवाल नंबर 2 क्या है? दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज, यानी अल्फाज उतने ही हैं, सवाल बदल रहे हैं। सवाल क्या है? इंसानी खारजी दुनिया से मालूमात इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ हिस्सी आज़ा का मालिक होता है। यानी जाहिर सी बात है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे हवास होते हैं। ठीक है, अब इस लिहाज से ये कह रहे हैं, इस लिहाज से जब वो किसी तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है तो कौन सी हिस्सियात काम करती हैं? वजाहत कीजिए। यानी खाना खाते वक्त या कुछ भी खाते वक्त इंसान अपने कौन कौन से हवास को काम में लाता है। अगर आपने समझ रखा है चैप्टर तो बगैर देखे आप इसका जवाब लिख देंगे, 100% सही हो। चलिए हम गौर कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो सबक नंबर इन्होंने 4 इशारा किया है, देखें क्या उसमें मौजूद है। ये गिरदोपेश दुनिया से आगही, हवास का जिक्र देखिए 57 पे है क्या? हाँ बिल्कुल, हिस्सी तत्बीक। ठीक है, बिल्कुल आपको सबक नंबर 4 में इसके जवाब मिल जाएगा और हिस्सी तत्बीक यानी सेंसरी एडेप्टेशन ही से इसका जवाब शुरू हो जाएगा। बिल्कुलिया इसमें तमाम हवास पर ही गुफ्तगू की गई है। अब यहां पर आप गौर करेंगे, क्या गौर करेंगे कि सपोज दैट अगर आपको एक गिलास दिया जाता है और आप बताते हैं फौरन कि ये ठंडा है या गर्म है, फिर आपसे पूछा जाए कि आपने कौन से हवास का इस्तेमाल किया, तो आप जवाब क्या देंगे? फौरन आप कहेंगे कि हमने यहां पर जिल्द यानी खाल का सहारा लिया है। अगर पानी को आप टच ना करें तो जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं उसमें से तब तक आप नहीं बता पाएंगे। यानी अगर भाप उड़ रहा है या बाहर बूंदे हैं तब आप देख के बता सकते हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, सपोज दैट एक केटल में रखा हुआ है या ऐसा गर्म है कि उसको बगैर छुए आप पता नहीं कर सकते, तो आप बता नहीं सकते हरगिज देख करके। अब आप जो चीजें आपके टच में आ रही हैं उसको जहन में रखिए। सपोज दैट हमने खीर खानी शुरू की, हमें किसी ने खीर दिया, तो पहले हम क्या करेंगे? खीर क्या करेंगे? हाथ में लेंगे, किसी बर्तन में लेंगे। तो जब हम बर्तन में लेंगे, हाथ पे रखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या एहसास होगा कि खीर ठंडी है या गर्म है। क्लियर? यानी ठंडक या गर्मी का एहसास किससे होता है? हमारी जिल्द से होता है। पहला हवास हमारा कौन सा काम में आया यहां पर? हिस, और हिस के लिए हमारी जिल्द का इस्तेमाल हो। हवासे खमसा में से पहला जिल्द। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? खीर लेने के बाद में चम्मच से उठा करके हम उसे अपने जबान पर रखेंगे। ठीक है, अब जबान पर रखने से पहले चूंकि वो हमारे नाक के नीचे से बिल्कुल गुजरती है तो हमें यह महसूस होता है ना कि इसकी खुशबू कैसी है। बताइए, फौरन महसूस होगा कि इसकी खुशबू कैसी है। मतलब आप इस्तेमाल करेंगे कुव्वते शाम्मा का, और यहां पर कुव्वते शाम्मा के लिए कौन सा आज़ू काम में आता है? नाक। क्लियर? 2 हो गए। और अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? खाएंगे, यानी उसे जबान पर रखेंगे। जबान पर रखने के साथ साथ आप कुव्वते जायका का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप उसे चखेंगे और फिर यहां पर आपका जबान का इस्तेमाल हो। तो 3 तो बिल्कुल सामने के हो गए। यानी आपने जिल्द का इस्तेमाल किया, ठंडी गर्मी महसूस की, नाक का इस्तेमाल किया, यह महसूस किया कि इसकी खुशबू कैसी है। ठीक है, और फिर जबान का इस्तेमाल किया, यानी उसके जायके को महसूस किया। ठीक है, अब ये 3 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि किसी भी चीज को खाते वक्त आप इस्तेमाल करते हैं। आप पानी पी रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं, ठीक है, फ्रूट ले रहे हैं, तो फौरन आप उसकी जिल्द टच होगी, नाक
भी उसमें असर दिखाएगी अपनी, खराब तो नहीं है, फौरन हम खाते हैं कोई चीज तो स्मेल करते जरूर है उसे, फिर जबान उसका जायका बताएगी। अब इसमें कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है। सपोज दैट कोई ऐसी चीज हम खा रहे हैं जो आवाज कर रही है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अब पॉपकॉर्न आप खा रहे हैं तो वो टर टर की आवाज भी आ रही है कि नहीं खोलने पे। अब सोचिए एक चीज और जुड़ गई उसमें, क्या? कुव्वते सामिया, यानी कान का भी इस्तेमाल हमारे हो सकता है अगर हम कुछ खाएं तो। अब कोई कहे खाने में कान का क्या काम, तो भाई हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हम अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, सपोज, या हम वो खा रहे हैं पट्टी जो गुड़ वाली होती है, बहुत ठोस होती है, तो उसे काटते हैं हम दांत से, कट कट की आवाज आती है कि नहीं? भुट्टे चबाते हैं या कुछ भी सख्त चीज तोड़ते हैं तो आवाज आती है, मतलब कान तक आवाज जाती है। तो ये भी बताता है ना कान की ये कहां से आवाज आई, किसकी आवाज आई। कान का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम इसको जरूरी नहीं कि वहां पे लिखें। जो बिल्कुल जरूरी है उनका हम जिक्र करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता रहा हूं। अब बताइए कौन सा बचा? जिल्द हो गई, नाक हो गई, जबान हो गई, कान हो गई। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी बाकी ही रह गया। सबसे पहले आप क्या करते हैं? किसी चीज को खाने से पहले क्या करते हैं? देखते हैं, यानी कि आंख का इस्तेमाल तो सबसे बुनियादी हो गया। आंख बंद करके तो आप नहीं खाते हैं ना किसी चीज को। तो कहने का मतलब देखिए, आप तमाम हवास का काम ले रहे हैं, तमाम हवास आपके काम आ रहे हैं जब आप किसी चीज को खाते हैं। सोचिए किसी चीज को खाने के लिए अल्लाह ने कितने हवास को बेदार कर दिया है कि आपको क्या खाना है। अगर जायके को मार देता तो पता ही नहीं चलता कि हम खराब खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, ठीक है, या साफ सुथरा खा रहे हैं। हमारी आंखों का काम ना होता तो ये ना पता चलता कि बाहर धूल लगी है या क्या है कि नहीं, हम उठा करके फौरन रख लेते मुंह में। तो एक तरीके से जब हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो अपने तमाम हवास को काम में लाते हैं, जिसमें कान का इस्तेमाल निस्बतन सबसे कम है, लेकिन इन चारों हवास का मुस्तकिल इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपका जवाब क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, आपकी दोस्त मरियम का ख्याल है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो अपनी याददाश्त की आजमाइश करना चाहती है। कुव्वत हाफ़ज़ा की इन जांचों के बारे में बताइए जिन्हें आप याददाश्त की आजमाइश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है आपको मैंने बताया था, सबक पढ़ाया था कि आप ज़हानत को कैसे नापते हैं, और उसका तरीका क्या था कि सबसे पहले आप नंबर दीजिए, यानी 1, 2, 3, 4 कितने नंबर तक एक शख्स याद रख सकता है, इससे हम उसकी याददाश्त का अंदाजा लगाएंगे। इस सबक में इसका जवाब मिल सकता है याद करना और भूल जाना। पेज नंबर 119 ओपन कीजिए। हाँ, उस पे और आगे बढ़िए आप। ये पूरा सबक आपके हाफजे पर मबनी है कि आप कैसे चीजों को भूलते हैं, कैसे चीजों को याद करते हैं। ठीक है, यहां पर जहां से शुरुआत है कलील मुद्दती और तवील मुद्दती हाफजा की, यानी 1, 2, 3, पेज नंबर 123। अब यहां पर आप देखेंगे तो पहले तो यह बताया गया है कि कौन सी मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वहां कौन सी चीज कितनी देर के लिए रुकती है, और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे हम तवील मुद्दती हाफजा कहते हैं, इसका इस्तेमाल कब करते हैं और कितनी देर तक के लिए करते हैं। तो ये तो वाज़ेह है आपके सामने कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमने फौरन काम में लिया और फिर जहन से चीजें निकाल दी। अभी हम गए दुकान से सौदा लेने, ठीक है, हमने उसको 5 रुपये दिए, 2 रुपए का सामान लिया, 3 उसने वापस किया, फौरन हम आगे बढ़ गए। हमने बहुत से काम किए। अब अगर कोई हमसे पूछे बताओ कै रुपये दिए थे, उसको कै वापस किया था, वो कैसा था, किस सन का था, हम कुछ गौर नहीं करते क्योंकि उसका हमारा काम ही नहीं था। ठीक है, बस शॉर्ट टर्म इतना याद था कि हमने इतना दिया और इतना पैसा वापस कर दिया। ये ज्यादातर हम जो काम कर रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी पे करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमें चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं होती। लॉन्ग टर्म में हम वो चीजें भेजते हैं जो सोचते हैं कि ये हमारे काम आएगी आगे, इसे स्टोर कर लो। ठीक है,
तो अब आपको देखना यह है कि कौन सा शख्स चीजों को कितनी देर तक स्टोर कर सकता है। वहां पर एक प्रैक्टिकल दिया गया है, आपको इसका जवाब यहीं से, अगर आप मुताला करना चाहें तो तफसील से समझने के लिए यहीं से मुताला करें, वरना और जो उसके और आप जो क्लोज जाना चाहेंगे तो देखिए यहां पर आपको और पॉइंट आउट करके बता रहा हूं करीब आकर के। कुव्वत हाफजा की पैमाइश, पेज नंबर 1 to 5, ठीक है। यहां पर लिखा है कि हाफजा की पैमाइश दो तरीकों की मदद से की जा सकती है, एक आश्कार या सरीही और मुजमर या मुकद्दर, ठीक है। आश्कार पैमाने में एक शख्स को कुछ मखसूस इत्तले को याद करना होता है जो उसके हाफजे में जमा है। वो शख्स गुज़िश्ता हासिल तजर्बे या वाक़ई मवाद को याद करने की दानिस्ता कोशिश करता है। कभी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया था कि आप 10 लोगों को 20 लोगों को अलग अलग चीजें बताइए, फिर उन कुछ दिनों के बाद मिलिए, 2 महीने 4 महीने के बाद, और उनसे पूछिए यार बताइए हमने आपसे क्या क्या कहा था, तो वो बताएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो लफ्ज टू लफ्ज बता देंगे कि यार आपने ये बातें बताई थी, कुछ कहेंगे अरे क्या बताया था यार, कुछ बताया था क्या, यानी ऐसा उनका जहन काम करेगा कि यार पता नहीं इसने कुछ बताया था कि नहीं, मतलब वो पूरी तरीके से फरामोश कर चुके। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ कुछ ये बातें बताई थी, कुछ उसमें अपनी तरफ से चीजें मिला देंगे। इससे ये अंदाजा होगा कि कौन है जिसकी ज़हानत कितनी तेज है, ठीक है। तो ये तरीका आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, जो कुव्वत हाफजा की पैमाइश सफ़ा नंबर 125 में मौजूद है। अब आप आ जाइए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3। यहां पर भी आपको अल्फाज की तादाद जवाब देने में नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वेश्चन आपके मुख्तलिफ हो जाएंगे, ठीक है। पहला सवाल है, क्या आपके ख्याल में हमारी ज़बान हमारे ख्यालात के अमल को मुतासिर कर सकती है? अपने जवाब को मौजू मिसालों से दुरुस्त साबित कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको जल्द ही पढ़ाया था, है ना, कि ज़बान हमारे ख्यालात को या ख्यालात के इजहार में किस तरह मुआविन साबित होती है। अगर मैं लफ्ज़ टू लफ्ज़ कहूँ तो आप तो ऐसे ही बता देंगे इसको, सबक पर अगर आप गौर ना करें तब भी, है ना। कौन सा सबक आपको पढ़ाया था? सबक नंबर सफ़ा नंबर 144 यानी 144, ठीक है। 144 से लेकर के 146 तक के, बल्कि 145 तक में ही आपको जवाब मिल जाएगा, और आप इसको वर्बली बताइए, ठीक है। कैसे बता सकते हैं? देखिए, किसी भी ख्याल को ख्वाह वो कितना ही उम्दा, अछूता, नादिर क्यों ना हो, अगर हम उसे अल्फाज नहीं दे सकेंगे, बयान नहीं दे सकेंगे, तो कैसे बताएंगे कि हमारे जहन में ये ख्याल है ना। कोई भी नादिर से नादिर ख्याल क्यों ना हो, अगर हम उसे जाहिर नहीं कर पाए तो वो बेकार है, जाये हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बेसिक जो है हमारे ना, अल्फाज और मानी का किस्सा बहुत ही अलग अलग होता है। असल चीज क्या है? मानी, मीनिंग, जो अंदर पोशीदा है। हम उसको उसका इजहार करने के लिए या उसको बयान करने के लिए अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं। कैसे? मुसव्विर अपने तौर पर तस्वीर का सहारा लेता है अपने अंदर की चीजें बयान करने के लिए, ठीक है। एक मुजस्समा साज वो पत्थरों को तराशने के जरिए से तराश कर अपने ख्यालात का इजहार करता है, ठीक है। पेंटर अपने तौर पर करता है। इसी तरह एक अदीब, शायर अल्फाज का सहारा लेता है, ठीक है। तो असल मकसद हमारा इन चीजों का इस्तेमाल नहीं है, असल है अपने थॉट की डिलीवरी। लेकिन वो थॉट जितने खूबसूरत तरीके से डिलीवर होंगे उतना ही ज्यादा काबिल कदर होंगे, ठीक है। तो असल चीज ये है। अब सबसे पहली वजह जो आप लिखेंगे वो यही है कि हम अपने ख्यालात को उस वक्त तक लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते जब तक उनको अल्फाज का सहारा ना दें या जबान का इस्तेमाल ना करें, पहली वजह। दूसरी चीज ये है कि जबान हमारे ख्यालात को दूसरों तक मुंतकिल करने का सबसे ताकतवर वसीला है। तीसरी चीज, कोई भी ख्याल जबान में आने के बाद महफूज हो जाता है, वरना हम ख्वाब देखते हैं रोजाना, गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है।
तो ये बड़े असबाब हैं, इन पर और आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ असबाब हैं जिनका आप जिक्र करेंगे, जिनकी वजह से हमें जबान का सहारा लेना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल, हाँ, जी फैक्टर के बारे में यहां पर हमने आपको बताया था, जहां पर यह बताया था उन्होंने कि कोई ऐसी खूबी है जो सबके अंदर मौजूद है लेकिन एक दूसरे में वो चीजें कनेक्ट नहीं है। सपोज दैट कि ये जी फैक्टर, ये मान लीजिए कि होशियारी है, ठीक है, होशियारी का हिस्सा है ये पूरा, और हम ये नाम रख देते हैं ए बी सी, तो यानी ए भी थोड़ा होशियार है, ठीक, बी भी होशियार है, सी भी होशियार है ना, लेकिन ए बी को जानता है या बी सी को जानता है, इसकी कोई दलील नहीं है। ठीक है, या हम ये कह लेते हैं ये है होशियारी लेकिन ये है झूठ, ठीक है, ये है चोरी और ये है गुस्सा। अब हमने तीन अलग किस्म की चीजें रखी, तो गुस्से के साथ भी होशियारी हो सकती है, झूठ के साथ भी होशियारी हो सकती है, चोरी के साथ भी होशियारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर गुस्सा है तो उसके साथ चोरी भी हो, जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है ना। इसी तरह गुस्सा जो करता है वो झूठ भी बोले, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये रिलेशन को बताता है कि कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी खुसूसियात होती हैं जो सबके अंदर पाई जा सकती हैं, लेकिन जिनके अंदर वो चीज पाई जाए वो सब भी एक दूसरे से कनेक्ट हो, ये जरूरी नहीं होता है। तो ये जी फैक्टर होता है जो सबके अंदर काम करता है। इसीलिए देखिए सबका रेशियो अलग है। ए में आप देख रहे हैं ज्यादा हिस्सा कनेक्ट है, 3 में बहुत कम, एक कॉर्नर, और सेकंड पे थोड़ा सा और ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ए में है, 2 में उससे कम, 3 में उससे कम, तो यानी रेशियो कम ज्यादा भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। दर्जेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 150 अल्फाज में दीजिए, यानी यहां पर अल्फाज की तादाद बढ़ जाएगी। लाइन आपकी जो 8 से 10 होती थी वो 15 से 20 हो जाएंगी। ठीक है, गिनना यहां भी नहीं है। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान, आप गौर करके लिख सकते हैं। देखिए क्या है सवाल, ज़हानत के कई अवामिल होते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज़हानत के हर पहलू की शनाख्त कीजिए और उनकी वजाहत कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि हम ज़हानत से क्या काम लेते हैं और हमारी रोज की जिंदगी में ज़हानत का क्या काम आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज यह है कि आप देखिए, शुरू कीजिए खरीदारी से। अगर आप खरीदारी करने गए हैं और वो ऊपर से आपको, इस वक्त आम का मौसम है, बहुत चमकदार आम दे दे लेकिन बहुत घुले हुए हों, अंदर को आप टच ना करें उसे, ऊपर से खूबसूरत लग रहे हैं, पीले लग रहे हैं, और आप उठा करके लेके चले आए, तो ये ज़हानत का कोई सबूत होगा? नहीं होगा ना। अब आपकी ज़हानत ये बताएगी कि जो चीज जैसी दिख रही है वो एक्चुअल में वैसी है या नहीं, इसका हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसका हमें तजुर्बा करना पड़ेगा, गौर करके देखना होगा। तो आप किस बुनियाद पर देख रहे हैं? ज़हानत की बुनियाद पे। ठीक है, तो ज़हानत का पहला साबका तो आपका यहीं से हो गया। आप पानी पीने जा रहे हैं, पानी गिलास में भरा रखा है, ठीक है, लेकिन वो ढका हुआ नहीं था, आपको पानी की जरूरत थी, आप तो चाहते गिलास उठा करके पी लेते, लेकिन आपने देखा कि यार ये गिलास तो खुला हुआ था और पूरी रात खुला रखा है, तो आप थोड़ा झिझक जाते हैं, क्यों नहीं पीते हैं फौरन? यहां पर भी आपकी ज़हानत काम आ रही है कि यार इसमें कुछ गिर सकता है, हो सकता है छिपकली ने मुंह डाल दिया हो, कोई कीड़ा हो गया हो, या किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। कौन सी चीज मना कर रही है? ज़हानत मना कर रही है। ठीक है, कोई शख्स बहुत ही काबिल एहतराम है, आप मिलने गए, सपोज दैट वो आपको आजमाना चाहता है या कुछ, आप फौरन आपसे उसने जानबूझकर कुछ ऐसी शरारत की जो आपको बुरा लगे, गुस्सा आए या कुछ है, लेकिन आपको अगर ये मालूम है कि ये शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी बातें करता नहीं है, तो आप सब्र का मुजाहरा करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि यार देखते हैं आगे क्या होता है या कुछ है। कौन सी चीज आपको रोक रही है कि उसकी बदसलूकी को आप बर्दाश्त करें? ज़हानत है, समझ रहे? ये है ज़हानत। अब आप गौर कीजिए एक छोटे से छोटे अमल पे कि ज़हानत कितना काम करती है, और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे 50 मिसालें आप लिख सकते हैं, पूरी कॉपी भर सकते हैं इसी से, लेकिन भरना नहीं है, जवाब देना है सिर्फ 14 से 15 लाइन। नेक्स्ट देखिए,
किसी माहिर नफ्सियात का कहना है कि वो नफ्सियात के इंसान दोस्त तनाजुर का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से मफरूजात हैं जो फराहम करदा मालूमात की तश्कील करते हैं? सबक नंबर 1 इंसान दोस्त तनाजुर, जो अभी मैंने आपको बताया, ओवरऑल जिक्र करना था। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करें तो उसका दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी को पसंदीदा बताइए, वजूहात बताइए, और इसी को यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबक नंबर 1 ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, तो इसमें अब मुझे कुछ कहना नहीं है। ठीक है, यहां पर बुनियादी तौर पर क्या है, इंसान को अहमियत दी जाती है कि इंसान सबसे बड़ा है, वो जब चाहे अपने आप को तब्दील कर सकता है अगर वो करना चाहे। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा। इंसान जब चाहे खुद को अच्छा कर सकता है और पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है, अगला सवाल, 10 झेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 150 अल्फाज में दीजिए। क्या है, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। गिरोही फरोख के 4 अवामिल के बारे में तबादला ख्याल कीजिए। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रुपों में उनमें से किन्हीं 2 मराहिल की शनाख्त कीजिए। ये ग्रुप का मसला है। ग्रुप का मसला आप लोगों को पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी बातें उसके बारे में बता देता हूं। ग्रुप तंजीम की दुनिया जो होती है वो बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि काम हमारा आसान हो सके। ठीक है, इसलिए देखिए जितने भी ग्रुप बनते हैं किसी एक मिशन को लेकर के, पैगाम को लेकर के बनाए जाते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो हम किसी काम को आसान करने के लिए ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ग्रुप की तादाद ग्रुप के काम पर असरअंदाज होती है। सपोज दैट कि तादाद इतनी बढ़ गई किसी ग्रुप की कि हमारा जो मेन मैसेज है वो पहुंचता ही नहीं है। किसी ने देखा कि हुकूमत फला की बन रही है तो हर ऐरा गैरा बस उस हुकूमत को बनाने में लग गया। उसको इससे लेना देना नहीं है कि उस हुकूमत का नजरिया उसके खिलाफ है, यानी जो वो सोचता है वो उसके मुताबिक है कि नहीं, ये उसने देखा ही नहीं। उसने देखा जिधर हवा बह रही है हम भी उधर ही चल देते हैं। ये नुकसान है। ठीक है, यानी ग्रुप की तादाद अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मैसेज वहां पर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए खलफशार होने की, बदउनवानी पैदा होने की, गड़बड़ी पैदा होने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ग्रुप का इंपॉर्टेंस। यहां पर उसके फरोख के 4 मराहिल बताने हैं। तो उसका आप सबसे पहला कहिए कि आप किसी ख्याल को तश्कील देंगे, फिर उसके बाद लोगों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में कुछ चीजें इन्वेस्ट करेंगे कि ये काम करने के लिए पैसा या जो सामान है ये हम लाएंगे, फिर उसके लिए तैयार करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, है ना, फिर वो काम शुरू होगा। तो ये सब मरहले हैं, इनका आप जिक्र कर सकते हैं। वहां पर बेसिक होता है इनपुट क्या है और आपका, और आउटपुट क्या आ रहा है, यानी आप कितना लागत लगा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस मकसद है तो वो भी ग्रुप में शामिल है। ठीक है, तो इनपुट से बेहतर आउटपुट अगर आपका मिलने लगे तो समझिए ग्रुप आपका सक्सेस है। अगला सवाल है इसी में, इनफरादी नशोनुमा मुनफरिद होती है, लेकिन नशोनुमा के कुछ मखसूस उसूल होते हैं जिनका नौए इंसान में मुशाहिदा किया जा सकता है। मिसालों का इस्तेमाल करते हुए नशोनुमा के उसूलों को बयान कीजिए। बचपन, जवानी और ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना। अब जाहिर सी बात है कि हाथ सबके बढ़ेंगे, पैर सबके बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन क्या सबके हाथों में उतनी ही ताकत होगी, ये जरूरी है? नहीं है ना। तो ये हुआ, यानी हाथ का बढ़ना ये सबके साथ कॉमन है, लेकिन हाथ का एक जैसा ना होना, एक जैसा मजबूत ना होना, ये क्या है? इनफिरादी नशोनुमा है। सर सबके इतने बड़े होंगे, लेकिन हर सर में उतना ही इल्म समा जाए, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ एक उमूमी बात ये हुई कि सर सबके गर्दन पे होंगे, लेकिन किसका सर बोझ है और किसका सर किसके लिए ताज है, ये इनफिरादी खुसूसियत का मामला है। ठीक है, तो इसको आप लिखने के बाद में डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरीके से। अगला सवाल, जो आखिरी सवाल है, इसमें से प्रोजेक्ट टाइप का है, आपको काम करना है। सपोज दैट एक तकरीर तैयार कर लीजिए आप। ये बहुत पूछा जाएगा, सेहत के फरोग देने के उसूल क्या है। यानी इन्होंने बताया है कि आपके गांव में एक सेमिनार हो रहा है, आपको भी लेक्चर देने के लिए, एक खुतबा पढ़ने के लिए बुलाया गया है और इस मौजू पर आपको बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, बुनियादी बातें सेहत के लिए आप थोड़ा योग से रिलेट कर दीजिएगा। यानी सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जहनी और जिस्मानी दोनों, जब आप चीजें ख्याल रखेंगे दोनों का, तब सही सेहत आपको नसीब होगी। तो आप कुछ चीजें जो जिस्मानी फिटनेस के लिए जरूरी हैं, उनमें सही ग़िज़ा का इस्तेमाल,
रूटीन का इस्तेमाल, योग का इस्तेमाल, जो आपकी किताब में है चीजें, ठीक है, वर्जिश या कुछ भी आप कर सकते हैं ये चीजें, और जहन को सही रखने के लिए सुकून की जरूरत, ठीक है, निगेटिव ख्यालात से जो है अपने आप को हटाना, निगेटिव जज्बात को फरोग देने से बचाना, ठीक है, और अपनी सोच को नए नए चीजों में लगाना या क्रिएटिव बनाना, ठीक है, ये चीजें अच्छी सेहत को फरोग देने के उसूल में आ जाए। इसी टाइप का एक और है इज्जत नफ्स को लेके। इज्जत नफ्स तसव्वुर ज़ात का तशखीसी जुज़ है, यानी हर इंसान अपनी रिस्पेक्ट चाहता है ना। 6 दोस्तों या अफराद खानदान से बातचीत करके लफ्ज़ इज्जत नफ्स के इदराक के बारे में मालूमात इकट्ठा करें, यानी पूछिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। तो बहुत लोग तो जानते ही नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है ना। अच्छा, बाज लोग सेल्फ रिस्पेक्ट अननेसेसरी दिखाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है या ये नहीं कि हम बहुत अजूबा हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि जहां लगे कि आपको अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है या आपकी तौहीन हो रही है, जात की तौहीन हो रही है, वहां से आपको गुरेज करना है। लेकिन जहां तवाज़ो का मामला है, इनकिसार का मामला है, ठीक है, वहां पे आपको इज्जत नफ्स का मुजाहरा नहीं करना है। और इज्जत नफ्स जो होती है आमतौर पे वो अपने से बड़े लोग जो होते हैं या अपने से ज्यादा काबिल जो बनने वाले होते हैं उनके सामने उसका तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा जरूरी होता है। सपोज दैट गरीब गुरबा बेचारे कम इल्म लड़के हैं, दोस्त अहबाब या कुछ आपके लिए, अब उनके दरमियान आप इज्जत नफ्स दिखाएंगे तो वो चीज नहीं आएगी। फिर उनको ये लगेगा कि ये थोड़ा सा पढ़े लिखे या कुछ है तो अपने आप को सुपीरियर साबित कर रहे हैं। तो ये बहुत फर्क है, ठीक है। तो खुदी का अल्लामा इकबाल का जो फलसफा है पूरा खुदी का, ठीक है, असरार खुदी, इस तरीके की चीजें, तो वहां पर वही चीजें हैं कि आपको ये भी ख्याल रखना है ईगो ना आए, और ये भी ख्याल रखना है कि अपनी जात पामाल भी ना हो, ठीक है। तो यहां पर आपको काम ये दिया गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पूछिए होता क्या है, और 2-4 लोग जो अलग अलग जुमलों में बताएं उसको लिख दीजिए, आपका काम, ठीक है। तो ये आपका टीएमए कंप्लीट होता है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई आप कसर नहीं छोड़ेंगे अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करने, ठीक है। ये अज़्म कीजिए और इसके लिए तैयारी भी कीजिए। ये ना हो फिर कि जो है सवालनामे में, अब अगर वहां कुछ चूक हो जाए तो वो आपकी तैयारी का मसला है, लेकिन ये आपको देख करके लिखना है। यहाँ पर कोई चीज आपको माने नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज।